नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक करने वाले हैं ये ऐसा टॉपिक है जो केवल सीटेट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में या इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो आपका ओनली केवल साइकोलॉजी में नहीं आता, बल्कि इस टॉपिक से आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, कहीं भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आते ही हैं। एग्जामिनर चाहे तो ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन 2 से 3 प्रश्न तो कंफर्म है कि आपके NCF 2005 से आते हैं। NCF 2005 अगर इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली गई है तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ध्यान रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म जो है कई एग्जाम में पूछी गई है, तो NCF की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो चलिए आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे और 50 क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि NCF 2005 का मुख्य सूत्र क्या है? तो शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, ये इसका मुख्य सूत्र है। और पूछा जाए कि कब दिया गया था, तो ये 1993 में दिया गया था। इम्पॉर्टेंट है, 1993 में दिया गया था NCF 2005 का सूत्र, शिक्षा बिना बोझ के। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछा है कि NCF बनाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बालकों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब बालकों को जो पढ़ाया जाता है ना स्कूल में, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देना, उसको प्रैक्टिकली उनको उससे प्रैक्टिकली जोड़ना। मतलब बाहरी जीवन को जो है, रियल जो इंसान का जीवन है, उसको किताबी जीवन से जोड़ना और जीवन तथा ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना। ये NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में NCF 2005 तैयार किया गया? किसकी अध्यक्षता पूछा गया है। NCF 2005 बनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, एक समिति बनाई गई थी और उसका पूछा गया है कि अध्यक्ष पूछा गया है कि अध्यक्ष कौन थे। इसके NCF की जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रोफेसर यशपाल शर्मा। ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसी तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है, किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? किस मंत्रालय की पहल पर पूछा गया है कि मंत्रालय कौन सा था जिसकी पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था, तो ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगर इंग्लिश में पूछ लिया जाए तो MHRD होगा, MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? देखिए, 2 प्रश्न बनते हैं इसमें यहाँ पे कि एक तो ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। NCF की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, तो रविन्द्रनाथ। पहला प्रश्न तो ये है कि NCF 2005 का जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो वो था रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध से हुआ था। ठीक है। और दूसरा ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ था, तो सभ्यता और प्रगति। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, सभ्यता और प्रगति। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई तरीके से पूछा जाता है ये कि NCF के अकॉर्डिंग जो है एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, उसकी भूमिका होनी चाहिए एक सुविधादाता, एक मार्गदर्शक या उत्प्रेरक भी पूछा है, कई बार उत्प्रेरक भी दिया जाता है, उत्प्रेरक। ये सब शिक्षक के लिए यूज़ किए गए हैं शब्द। एक उत्प्रेरक, सुविधादाता, एक मार्गदर्शक। मतलब टीचर जो है बच्चे के लिए एक मार्गदर्शक होता है, हेल्पर होता है। बच्चे को सब कुछ स्वयं ही करना होता है, उसे मतलब अपना ज्ञान का निर्माण खुद करना होता है, लेकिन टीचर जो है, शिक्षक जो है, उसे एज ए हेल्पर, एक मार्गदर्शक, उसे गाइड करना होता है बच्चे को। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है?
मतलब कौन से जो सूत्र हैं शिक्षण के सूत्र हैं वो किस पर अत्यधिक दबाव दिया गया है यूज़ करने के लिए, तो वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। मतलब बच्चे को जो पहले ज्ञात है पहले वो चीज़ बताइए और फिर उसे अज्ञात जो नहीं पता है वो बताइए। ऐसे ही मूर्त माने जो चीज़ आपके सामने है, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, आप पहले वो पढ़ाइए और बाद में जब बच्चा उसको समझ जाए तो फिर जो चीज़ उसके सामने नहीं है, जो वो नहीं देख सकता, फिर उसके बारे में उसे पढ़ाइए। तो ये 2 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर बल दिया गया है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन कब हुआ था? यशपाल समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यशपाल जो समिति है ये, जिसने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया था, इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1992 में। प्रोफेसर यशपाल समिति में कुल कितने सदस्य थे? यशपाल समिति जो थी इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो ये थे 38, ध्यान रखिएगा। करिकुलम किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट है, करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें जो करिकुलम वर्ड लिया गया है ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से ज़्यादा बुरा है ना समझ पाने का बोझ। यह कथन किसका है? मतलब बच्चों के लिए जो स्कूल का जो बस्ता होता है उसका बोझ बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों का इतने भारी भारी बैग होते हैं, और लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरा है कि बच्चे जाते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो ये किसने कहा था? तो ये यशपाल समिति ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां महत्वपूर्ण हैं। एनसीएफ में कहा गया है कि बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो अच्छी बात है, महत्वपूर्ण है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। बच्चा गलतियां कर रहा है इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो सीख रहा है ना, कर रहा है तभी गलतियां कर रहा है, तो उनकी गलतियों को महत्वपूर्ण माना गया है एनसीएफ में, ध्यान रखिएगा। क्यों माना गया है? क्योंकि ये समस्या का समाधान पहचानने में सहायता करती हैं। मतलब गलतियां करेगा इंसान, बच्चे गलतियां करते हैं तभी तो पता चलता है कि ये गलत है और उसका सही सॉल्यूशन ढूंढते हैं, या टीचर उनका सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का सही तरीका क्या है? एनसीएफ ने बच्चों के आकलन यानी बच्चों का असेसमेंट, एवोल्यूशन करने का, मूल्यांकन करने का सही तरीका क्या बताया है? तो दैनिक गतिविधियां, ध्यान रखिएगा। एनसीएफ कहता है कि बच्चे की ये नहीं है कि सिर्फ आप पूरे साल पढ़ा रहे हो, आप पढ़ाते रहो, लास्ट में सिर्फ एक बार एग्जाम ले लिया और आपने बच्चे को डिक्लेयर कर दिया कि फेल है, पास नहीं। आप आकलन करने का उसके प्रतिदिन गतिविधियां, जो बच्चा डेली गतिविधियां कर रहा है कक्षा में, आप उन पर नज़र रखिए, उनका आकलन करिए। तो सही तरीका क्या माना है? दैनिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ में जो है परीक्षा को सही सुधारने के लिए किन सुधारों को सुझाया गया था? तो एनसीएफ ने सुझाया था खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ये सभी तीनों ही हैं, ये तीनों ही ऑप्शन एनसीएफ ने सुझाए थे। खुली पुस्तक परीक्षा बताया था उन्होंने, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एंड सामूहिक कार्य मूल्यांकन। अगला है, एनसीएफ 2005 का भाषा का फॉर्मूला क्या है? एनसीएफ 2005 ने भाषा का फॉर्मूला क्या दिया है? तो यह है त्रिभाषाई फॉर्मूला दिया है। त्रिभाषाई फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, पहला उन्होंने दिया है हिंदी, पहली भाषा हिंदी होनी चाहिए, दूसरी भाषा इंग्लिश होनी चाहिए, और एक भाषा इन्होंने कहा था मातृभाषा होना चाहिए, मतलब रीजनल भाषा होना चाहिए, आप जिस क्षेत्र के हैं आपकी वही भाषा होनी चाहिए। तो 3 भाषा का फॉर्मूला दिया था। फिर है, यशपाल समिति का अन्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। अगर आपका ऐसे क्वेश्चन अगर आप एनसीएफ से आता है और आपको यशपाल समिति ना देकर ये नाम दिया जाता है राष्ट्रीय सलाहकार समिति, तो इसका मतलब वो आपसे एनसीएफ के बारे में ही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यशपाल समिति का अन्य नाम क्या था? राष्ट्रीय सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से जुड़ी हुई है? कौन सी समिति ज्ञान विस्फोट की धारणा से कौन सी समिति जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी है यशपाल समिति, ध्यान रखिएगा, यशपाल समिति। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं? सिद्धांत पूछे गए हैं, तो 5 सिद्धांत हैं मुख्य, और कौन कौन से हैं वो 5 सिद्धांत एनसीएफ के? पहला यह है
कि बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षा गतिविधियों से जोड़ना। बच्चों की जो परीक्षा प्रणाली होती है ना, उसको लचीलेपन से युक्त करना है। युक्त करना है, ध्यान रखिएगा, मुक्त करना नहीं है, युक्त करना है। मतलब उसमें जो परीक्षा की प्रणालियाँ हैं उनको उनमें लचीलापन लाया जाए और उनको कक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाए। सेकंड है, बालकों के ज्ञान को विद्यालय पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना। मतलब बच्चों के जो ज्ञान है, हमने ऊपर पढ़ा था कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है ना, उनको उनकी रियल लाइफ से जोड़ा जाए। उसके बाद है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है ना, वो रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए। मतलब रटने पर जोर नहीं देना चाहिए, बच्चे को समझना आना चाहिए। उसके बाद है, पाठचर्या बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित हो। पाठचर्या जो भी आपका पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों के चहुमुखी, मतलब चारों ओर सब पूरा विकास होना चाहिए बच्चे का। और फिर है लास्ट में, बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। मतलब बच्चे में ऐसी अधिभावी फ्यूचर के लिए ऐसी पहचान उसमें विकसित हो जिसमें कि प्रजातांत्रिक अपने देश की राष्ट्रीय समस्याओं से अंतर्गत व्यवस्था शामिल हो। तो ये 5 मुख्य सिद्धांत जो थे एनसीएफ 2005 ने दिए थे। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। एनसीएफ ने जो फॉर्मूला दिया था, त्रिभाषाई दिया था, 3 भाषाएं होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और मातृभाषा। लेकिन अगर प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए आपसे कि छोटे बच्चों को किस स्तर पर, मतलब किस तरह से शिक्षण देना चाहिए, तो वो मातृभाषा में देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए। गणित जो शिक्षण है उसका क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो उसका होना चाहिए अमूर्त चिंतन का निर्माण करना, तार्किक ढंग से सोचना और संचालित करने की योग्यता का विकास करना। तो ये जो है गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के मूल्यांकन का तरीका। कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए, तो प्रेक्षण के आधार पर, प्रेक्षण मतलब निरीक्षण के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, कक्षा 1 और कक्षा 2। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ा गया है, उसका क्या उद्देश्य है, तो उसका उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोनों ही उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस तरह से, ध्यान रखिएगा। अगला है, एनसीएफ 2005 में 10वीं की परीक्षा हेतु क्या सुझाव दिए हैं। 10वीं की परीक्षा के लिए एनसीएफ ने सुझाव दिया था एक, वो क्या था कि 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि किस परीक्षा के लिए एनसीएफ ने सुझाव दिए थे, और 10वीं की परीक्षा के लिए सुझाव दिए थे, और क्या सुझाव दिया था कि 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में किसकी समझ प्राप्त होती है। किसकी समझ प्राप्त होती है, तो ये होती है रचनावाद की। फिर है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया। सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था, तो ये 2005 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एनसीएफ का जो अवधारणा है उसका जो संबंध है वो साइकोलॉजी के किस संप्रदाय से है, तो यह है संरचनावाद या निर्मितवाद से इसका संबंध है। आगे, एनसीएफ 2005 कैसी प्रक्रिया है, पूछ लिया जाए कि एनसीएफ 2005 शिक्षण के विषय में पूछा जाएगा, जनरली पूछ लिया जाए कैसी प्रक्रिया है, तो ये आएगा एनसीएफ 2005 एक सामाजिक, सरल और सक्रिय प्रक्रिया है जिसके तहत सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ ने कहा था कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाएगा, ये इसका लक्ष्य था। भारत में अब तक एनसीएफ का संचालन कितनी बार किया जा चुका है, मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा 4 बार हुआ है। 3 बार पहले हुआ है 2005 से, एक 1975 में, 1988 में और 2000 में, ठीक है, और चौथी बार जब हुआ था तो 2005 में। तो कितनी बार किया जा चुका है, अगर आप पूछे तो 4 बार। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का निर्माण कितनी भाषाओं में किया गया था। जब एनसीएफ का निर्माण किया था तो कितनी भाषाओं में हुआ था, 22 भाषाओं में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न सभी प्रश्न ये आए हुए हैं।
राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 को शुरू करने के लिए कितने फोकस समूह बनाए गए थे? ये भी इम्पोर्टेंट है। 21 फोकस समूह बनाए गए थे। इसको स्टार्ट करने के लिए कितने समूह बनाए गए थे? 21 फोकस समूह बनाए गए थे। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण डैश और डैश की प्रक्रिया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण डैश और डैश की प्रक्रिया है। तो शिक्षण कैसी, एक सामाजिक और एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अगला है एनसीएफ 2005 की भाषा संबंधी समस्या का समाधान किसने किया था? भाषा संबंधी समस्या है जो राय दी थी वो किसने किया था? नामवर सिंह ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामवर सिंह ने। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूलाधार सिद्धांत कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी पीछे एग्जाम हुआ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पंचायती राज का मूल आधार सिद्धांत कौन सा है? तो ये था पूरकता का सिद्धांत। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षा के बालक के विद्यालय बस्ते का वजन कितना होना चाहिए? यशपाल जो समिति एनसीएफ में बताया है कि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके बस्ते का, उनके बैग का जो औसतन एवरेज वजन है वो कितना होना चाहिए? तो वो 4 किलो होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के निदेशक कौन थे? ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष पूछा जाए तो यशपाल शर्मा थे, प्रोफेसर यशपाल शर्मा, और निदेशक तो प्रोफेसर कृष्ण कुमार। एनसीएफ 2005 में बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? तो शांति के लिए शिक्षा जो है शांति के लिए होती है, इस पर बल दिया गया है। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? समिति बनाई गई थी, ये जिसकी कार्यशाला भी बनी होगी, और ये कहाँ पर बनी थी? ये जो पूरा एनसीएफ बनाया गया था तो ये बना था नई दिल्ली में। विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? पूछा जाए कि विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज, तो ये एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एनसीएफ 2005 को लागू जब किया तो उसकी एजेंसी कौन सी थी? तो एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है समानता, गुणवत्ता, परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्भाग्य त्रिकोण किसने कहा है? समानता, गुणवत्ता और परिणाम, इन तीनों को भारतीय शिक्षा में जो है दुर्भाग्य कहा है। तो ये किसने कहा था? ये प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने कहा था। अगला प्रश्न है यह एनसीएफ 2005 में किन 4 मुख्य विषयों को शामिल किया गया? एनसीएफ में 4 विषय जो मुख्य रूप से शामिल किए गए तो वो थी भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान। इन चारों विषयों को शामिल किया गया था। एनसीएफ 2005 में कुल कितने अध्याय और कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीएफ में कितने अध्याय? 5 अध्याय दिए थे मुख्य। कौन कौन से? पहला परिप्रेक्ष्य यानी परिचय, दूसरा ज्ञान अधिगम, तीसरा है पाठ्यक्रम का क्षेत्र, स्कूल की व्यवस्था और उसका आकलन, और फिर 4th है विद्यालय और कक्षा का वातावरण, और 5th है प्रणालीगत व्यवस्था का सुधार। तो ये 5 अध्याय हैं जो दिए गए हैं। कई बार क्वेश्चन में ना इन अध्यायों से नाम, चैप्टर का नेम भी पूछ लिया जाता है। अगला है एनसीएफ 2005 को कितने राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया? जब ये लागू हुआ था तो कितने राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया था इसको? 17 राज्यों के द्वारा। सामाजिक विज्ञान में किन विषयों को जोड़ा गया? एनसीएफ में सामाजिक विज्ञान को मुख्य रूप से जोड़ा गया था। तो उसमें कितने विषयों को जोड़ा गया था सामाजिक विज्ञान के अंडर? तो ये थे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण होना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो ये सभी जानते हैं, बाल केंद्रित। एनसीएफ ने भी इसी पे जोर दिया था, शिक्षण हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के, ये एनसीएफ का सूत्र है, लेकिन इसका मुख्य स्रोत मतलब अर्थ क्या है? अर्थ है पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। मतलब शिक्षा बिना बोझ के ये सूत्र है, सब हम सभी जानते हैं, सबको याद है ये, लेकिन इसका मीनिंग पूछ लिया जाए तो पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अगला है एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? तो ये की गई थी सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक मुद्दे एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, इनको शामिल करने की अनुशंसा की गई थी एनसीएफ 2005 में। अगला है पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम जो होता है बच्चों का, उसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। एनसीएफ 2005 के निर्माण की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी?
मतलब ये इसका निर्माण बनाया जाए, इसकी स्वीकृति किसने दी थी? तो केब होगा, CABE, और फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, CABE केब और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और लास्ट प्रश्न है आज का, NCF 2005 का आधार माना जाता है। आधार मतलब इसका बेस क्या माना गया था? तो NPE मतलब एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो NPE 1986 और 1992। ध्यान रखिएगा, ये इसका आधार माना गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे NCF 2005 के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सभी जानते हैं वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आपके पास तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।